इन चेहरों के पीछे छिपा रहता है। समीर भी ऐसा ही एक बिजनेसमैन था। सस्ते लोन का आइडिया, चीनी पैसे का गलत तरीके से निवेश, कॉलेज के स्टूडेंट्स का उपयोग, साक्षी को गर्लफ्रेंड बनाकर इस्तेमाल करना, अपने गांव के लोगों के लिए मसीहा बनना। उसने हर गलत पैंतरा आजमा के खुद के लिए चीजों को बड़ा बनाना चाहा। कितने ही चेहरों के पीछे छिपकर समीर ने अपने कामों को अंजाम दिया था, पर समीर से इतने सालों की मेहनत से बनी अपनी हैसियत का फालूदा बनते देखा नहीं जा रहा था। उसके इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर था कि बिजनेस की कमाई का हिस्सा उन्हें मिलता रहे। तो समीर ने एक तीर से दो निशाने लगाने का फैसला किया। शनिवार के दिन स्टूडेंट्स 2 बजे फ्री हो जाते थे। उसके बाद पढ़ाई करो, पार्टी करो या फिर मस्त होकर पड़े रहो। कई तो आशिकी में टाइम बिताते और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट्स को पटा रखा था क्योंकि उनके बीच लेन देन वाला रिश्ता था। लेकिन रोहन का फिक्स था। उसका पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड सीपी में मिलता था। वापसी में साथ 2 मीठे पान भी लाता था क्योंकि ठीक शाम 6 बजे उसे रोशनी को जो गिफ्ट करने होते थे। अब ये सिलसिला 3 महीनों से चल रहा था, तो वो इसी को अंजाम देने खिसक लिया। उधर साक्षी भी हर शनिवार 5 बजे पहाड़गंज जाकर उस हफ्ते पढ़ाए गए टॉपिक्स के नोट्स पराशर से लेने जाती थी। इस बार वो पैदल ही निकल गई थी क्योंकि रास्ता सीधा और भीड़ भाड़ वाला था और उसे आसपास की दुकानों में झांकना भी अच्छा लगता था। कुछ देर बाद साक्षी की 6th सेंस जागी। उसे लगा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे कई बार अचानक देखा भी, लेकिन कोई ऐसा संदिग्ध इंसान नहीं दिखा। कॉलेज गेट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाने लगी, मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़कों ने उसका फोन छीन लिया। वो दोनों कब सरपट हो लिए पता ही नहीं चला। पहले तो उसे लगा कि समीर ने उसके पीछे आदमी लगाए हुए होंगे। वैसे दिल्ली में छीना झपटी की हरकतें आम होती हैं, तो साक्षी ने इसके बारे में बात आगे बढ़ाने की नहीं सोची और इसी बहाने उसका पुराना आईफोन से पीछा भी छूट गया। उसे मालूम था कि उसके अमीर पापा उसे लेटेस्ट आईफोन दिलवा ही देंगे। उधर रोहन कॉलेज में वापस आ गया था। पार्क के गेट पर उसने रोशनी को 2 मीठे पान पकड़ाए और कहा, ये दूसरा वाला मीठा पान किसके लिए है? हा? रोशनी ने भी धीरे से कहा, जो प्यार से खिला दे उसके लिए है। तो रोहन को मस्ती सूझी। वो रोशनी के होंठों के करीब आया और पान को बीच में रखकर किस करने की एक्टिंग करने लगा। रोशनी भी पेड़ की डालियों से छुपी थी और इसलिए रास्ते में चलने वालों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तभी वहां साक्षी पहुंच गई। उसने जब रोहन को देखा तो उसे भी बताने लगी, रोहन, मेरा फोन बाइक चोरों ने छीन लिया है, कॉल मत करना, सीधे हॉस्टल के लैंडलाइन पर कॉल कर लेना, ठीक है? लेकिन उसके गलत टाइम पर आ टपकने से रोहन और रोशनी का मोमेंट खराब हो गया था और साक्षी को जब ये समझ आया तो वो निकल ली। सब कुछ इतना तुरंत हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब रायता फैल चुका था। जो देखा वो था नहीं और जो हुआ वो होना नहीं था। रोहन ने रोशनी को जल्दी में सॉरी बोला और साक्षी के पीछे चल दिया। उसे लगा कि साक्षी को पता होना चाहिए कि उसके और रोशनी के बीच में कुछ नहीं है। 1 मिनट साक्षी, रोहन ने साक्षी को गर्ल्स हॉस्टल जाने से पहले ही रोक लिया। सुनो साक्षी, जो तुमने देखा ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो मैं ऐसे ही रोशनी को छेड़ रहा था। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं सिर्फ। साक्षी का चेहरा गुस्सा, शर्म और डूबते सूरज की किरणों से लाल हो रखा था। 5 सेकंड वो रुकी और फिर बोली, अरे मैं तो ये बस बताने आई थी कि मेरा फोन चोरी हो गया है, तो कोई बात हो तो हॉस्टल में कॉल कर लेना। रोहन को बड़ा संकोच हुआ कि मेन बात को तो साक्षी ने नजरअंदाज ही कर दिया। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। जल्दी से फोन खरीद लेना, बिना फोन के मुश्किल हो जाती है। लेकिन साक्षी, जो तुमने देखा। साक्षी ने फिर बात को वहीं रोक दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ देखना था क्या? रोहन सिर हिलाकर चुप हो गया और साक्षी बाय बोलकर चली गई। अचानक रोहन को ठनका, अच्छा तो साक्षी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती और रोशनी के सामने खुद को कम भी नहीं समझ रही है। 1 सेकंड, कहीं साक्षी दोबारा मेरे करीब तो नहीं आना चाहती? क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा था तो साक्षी मुझसे मिलने आई थी। जल्दी ठीक हो जाओ भी बोला था और अपना हाथ मेरे हाथ पर प्यार से रखा था। रोहन की दुनिया जल्दी ही बदलने वाली थी। उसे पता ही नहीं था कि बाहर कितने लोग उससे जलने लगे हैं।
सीनियर्स को उसका कोर्ट केस में हीरो बनना, साक्षी जैसी सीनियर के करीब आना और रोशनी के साथ भी बेबाक चाय पीना कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फैकल्टी के कुछ टीचर्स भी खुश नहीं थे क्योंकि डॉक्टर सुरेंद्र का रोहन पर हाथ था, तो इसका मतलब टीचर्स उसे हाथ क्या डांट भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन ग्रहों का योग कहूं या फिर समय की लीला, पहला साल खत्म होने की कगार पर था। प्रेशर सब पर था, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और मैम्स के एडमिनिस्ट्रेशन तीनों पर। तो जब समय कम हो और परिणाम जल्दी से चाहिए हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और वही हुआ। रोहन जो एक कोर्ट केस के चक्कर में हवा में उड़ रहा था, एक कथित लव ट्रायंगल में पॉपुलैरिटी के पायदान में सबसे ऊपर था, उसी रोहन की अब हालत पतली होने वाली थी। रात के 2 बजे सीनियर्स ने उसका कमरा नंबर 302 खटखटाया। रोहन बाहर आया तो उसे 2 किताबें पकड़ा दी। इन सभी टॉपिक्स के नोट्स अगले 2 दिन में मिल जाने चाहिए। रोहन ये देखता ही रह गया और बोला, लेकिन मेरे तो एग्जाम सिर पर है। सीनियर्स ने बोला, अबे ओ हीरो, आज से पहले तुझे कुछ बोला है हमने तो ये तू चुपचाप कर अभी, समझा? परसों तक 2 सेट्स करके दे देना, चल जा अभी। ये कहकर वो कॉरिडोर में गुल हो गए और रोहन धीरे से कमरे में जाकर बैठ गया। अगले दिन सुबह रोहन का एक और तरफ से बैंड बजा। असल में डॉक्टर सुरेंद्र आजकल मैनेजमेंट के काम में बिजी हो गए थे, तो उनके सब्स्टिट्यूट टीचर डॉक्टर मोंगा ने सर्जरी की क्लास लेना शुरू कर दिया था। तो सुबह सुबह ही कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के साथ चीरफाड़ करनी शुरू कर दी। रोहन से उन्होंने एक सवाल का जवाब पूछा और जब उन्हें लगा कि रोहन फट्टे मार रहा है तो डॉक्टर मोंगा ने सबके सामने उसे जलील कर दिया। क्या हुआ? अब तक डॉक्टर सुरेंद्र की ही सारी बातें समझ में आ रही थी, मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? क्यों नहीं दे पाए तुम जवाब? ये तो पिछले हफ्ते ही पढ़ाया था ना? हाँ, 1 मिनट तक रोहन की रेल बनाई। उसे आज तक इतनी जिल्लत कभी महसूस नहीं हुई थी। अगली क्लास डॉक्टर पुनीत की थी। पिछले हफ्ते जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर पेपर्स बांटे जा रहे थे। जिनके भी मार्क्स कम थे, डॉक्टर पुनीत उन्हें घूर रहे थे। लेकिन जब रोहन की बारी आई तो उसका पेपर नीचे फेंक दिया गया और बोले, जो लोग बोल बच्चन होते हैं उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर पुनीत के इस बर्ताव ने तो रोहन का दिल ही तोड़ दिया। ये सब उसके साथ क्या हो रहा था? ये सीनियर्स और फैकल्टी के कुछ टीचर्स ने उसकी लेनी देनी क्यों कर रखी थी? साक्षी के पापा ने जिस शाम उसका फोन चोरी हुआ था उसी रात नए आईफोन के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन इधर साक्षी को अब बिना फोन के अच्छा लगने लगा था। ना कोई कॉल, ना कोई बॉयफ्रेंड और ना ही सोशल मीडिया की चिक-चिक। जिंदगी एकदम गुलजार सी लग रही थी। लेकिन इस डिजिटल दुनिया से बचना बहुत मुश्किल था। आखिरकार उसे गफ्फार जाकर नया आईफोन लेना ही पड़ा। उसने अपने ही नंबर का नया सिम भी डाला और बड़ी बेरुखी से फोन को ऑन किया। साक्षी को तो पता था कि इतने दिन बाद फोन ऑन करने पर बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, और ऐसा ही हुआ। वो आवाज सुनकर ही साक्षी का मन बैठा जा रहा था, क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी के अलावा फोन पर आए मैसेजेस का भी अब उसे जवाब देना पड़ेगा। साक्षी अपने करीबी दोस्तों को लेकर बहुत ही सिलेक्टिव थी और एक लेजी टेक्स्टर भी, यानी कि उसे मैसेज पर स्मॉल टॉक करने में बहुत जोर आता था। और अब उन सिलेक्टिव लिस्ट में से समीर भी आउट हो गया था। फोन पर रोहन, डॉक्टर अहमद और पंकज के मैसेजेस थे। फिर उसने गौर किया तो उसके बैंक की तरफ से भी काफी मैसेजेस आए हुए थे। इनमें से ज्यादातर मैसेजेस में डेबिट्स दिख रहे थे। साक्षी मन ही मन सोचती है, लेकिन कैसे? मैंने तो 3 दिन से कोई ट्रांजैक्शन की ही नहीं, तो फिर ये 5,000, 2,500, 8,000 और 1,500 के डेबिट मैसेजेस कहाँ से आए? उसके पापा उसे हर महीने 20,000 पॉकेट मनी देते थे और वो काफी खर्चीली थी। लेकिन उसे अभी इस कांड का कोई जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट चेक की तो पता चला कि सारे डेबिट्स इजी लोन्स नाम की कंपनी कर रही थी, जो कि समीर की थी। 1 सेकंड, मतलब उस दिन आईफोन समीर के ही बंदों ने छीना था। साक्षी के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर समीर उसे भी अपनी कंपनी के मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब उस पर वो सारे इल्जाम सही थे। वो सेकेंड ईयर की लड़की की अश्लील तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल, कॉलेज के सीनियर्स और फैकल्टी के टीचर्स को पैसे देकर जेब में रखना। समीर वाकई बहुत शातिर था। वो किसी भी हद तक गिर सकता था। अब साक्षी को 2 बातें ठनकी।
पहली ये कि तुरंत बैंक में फोन करके रजिस्टर्ड नंबर चेंज करवाना होगा, और दूसरा रोहन से मिलना होगा, क्योंकि अब साक्षी में रोहन के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। पूरे कॉलेज में सिर्फ रोहन ही था जिसने समीर के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। उसने कॉलेज पहुंचते ही रोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर उधर देखने के बाद रोहन बॉयज हॉस्टल के पीछे मिला। उसके पैरों के पास 10 सिगरेट के बट्स पड़े हुए थे, दाढ़ी, गुमसुम चेहरा और आंखों में खालीपन। ये वो रोहन था ही नहीं जैसे साक्षी जानती हो। रोहन, क्या हुआ? क्यों अपने फेफड़ों की बैंड बजाने में लगाए? रोहन ने साक्षी को देखा और कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम भी पी लो, ये लो, अमेरिकन ब्रांड है, मजा आएगा, लो ना। साक्षी को कुछ अजीब लगा। मन ही मन सोचने लगी कि ये रोहन पागल तो नहीं हो गया है। इस वक्त रोहन खुद किसी और दुनिया में था। वो साक्षी की क्या ही मदद करता। फिर भी साक्षी ने एक बार और कोशिश की। रोहन, तुम्हें याद है ना, मेरा फोन चोरी हो गया था, अब किसी ने मेरे पैसे भी निकाल लिए। रोहन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर बोला, वही होगा तुम्हारा आशिक समीर। उसकी कंपनी बहुत कमीनी है और वो खुद भी एक नंबर का हरामी है। रोहन ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कोई तांत्रिक बाबा है जिसे सब पता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? करूंगा तो अब मैं, तुम सिर्फ नंबर चेंज कर लो। रोहन का मूड देखकर साक्षी बाय बोलकर कल्टी हो गई और तभी अगले ही दिन मोबाइल नंबर बदलने का फैसला किया। उसने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बैंक जाकर चेंज करवाने का सोचा ताकि कोई ओटीपी ना एक्सेस कर पाए। वहीं रोहन बैठा सोच ही रहा था कि उसकी हालत एकदम खराब हो गई है। एक तो खुद के एग्जाम्स और ऊपर से उसने पूरी रात मेहनत करके सीनियर्स के लिए नोट्स बनाए, पर फिर भी एक ही बुक हो पाई। उसने तभी सीनियर्स से माफी मांगकर थोड़ी और दिन की मोहलत लेने का सोचा। इन सब के साथ उसे डॉक्टर मोंगा और डॉक्टर पुनीत को भी इम्प्रेस करना था, क्योंकि उसकी इमेज काफी खराब हो गई थी। वो रेगुलरली इनकी क्लासेस में जवाब देने के लिए टॉपिक के हिसाब से नोट्स बना रहा था। ये नोट्स लिखकर उसकी क्लास में जवाब देने की कोशिश कुछ दिनों से चल रही थी, पर वो अब तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं थी। अब उस रात वो नोट्स के साथ अगले दिन के टॉपिक्स रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसे सिगरेट का कश लगाने की तलब हो रही थी। वो अपने रूम को बंद करके अपने 3rd फ्लोर के आउटडोर फायर स्टेयरकेस पर चला गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई और उसकी नजर अगली बिल्डिंग पर पड़ी। उधर भी लड़कियां बातें कर रही थी और शायद वेप कर रही थी। उसे अपनी पहचान का कोई नहीं दिखा और फिर नीचे नजर गई तो उसने ध्यान से देखा कि कोई जाना पहचाना लग रहा था। रोहन मन ही मन सोचता है, ये क्या, पंकज के साथ उसका क्लासमेट सौरभ शर्मा, ये क्या चल रहा है? पंकज तो समीर के ग्रुप का है और सौरभ उसका खास है। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी सिगरेट बुझाई और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो वो दोनों गायब थे। रोहन ने फिर से कैफेटेरिया की तरफ कदम बढ़ा लिए और अकेले डिनर करके वापस अपने कमरे में आकर सो गया। रोज की तरह बॉयज हॉस्टल में सुबह तैयार होने की होड़ लगी हुई थी। टॉयलेट और नहाने की मारामारी में कब 7 से 9 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्लासेस तो शुरू हो गई थी, लेकिन आज सौरभ कहीं दिख नहीं रहा था। रोहन को थोड़ी चिंता होने लगी थी क्योंकि सौरभ क्लास बंक करने वालों में से नहीं था। खैर, क्लास के बाद क्लास चली। जब डॉक्टर मोंगा आए तो रोहन को अपने नोट्स याद आए। आज मेहनत काम आएगी, ये सोचकर उसने अपने बैग में नोट्स ढूंढे, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि नोट्स उसने अपने कमरे की स्टडी टेबल से उठाकर कल रात बैग में रखे थे या नहीं। क्लास के दौरान डॉक्टर मोंगा ने कई सवाल पूछे और रोहन की तरफ भी देखा, लेकिन रोहन का प्रदर्शन आज भी फीका ही था। क्लास के बाद रोहन ने डॉक्टर पुनीत की क्लास के नोट्स को भी ढूंढा, पर वो भी गायब थे। मतलब उसकी 3 दिन की मेहनत कहीं गायब हो गई थी। अब रोहन को अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि क्लास से भागकर वो अपने हॉस्टल पहुंचा और रूम में अपने नोट्स ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ एक कोरा कागज भी नहीं लगा। फिर रोहन की अक्ल की घंटी बजी। उसे लग रहा था कि किसी ने शायद उसके नोट्स गायब कर दिए हैं। कल रात जब वो सिगरेट के लिए बाहर गया और सौरभ को ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया निकला तो उसी बीच किसी ने उसके कमरे में जाकर नोट्स का सफाया कर दिया होगा। उसे लगा कि कहीं ये काम सौरभ का तो नहीं। वो अब ये सोचकर पैनिक स्टेट में आ गया। जो वो सोच रहा था अगर वो सच था तो इसका मतलब उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है।
उसका अब सौरभ को ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जितनी बेसब्री से रोहन सौरभ को तलाश रहा है, उतना सौरभ का मिल पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उसका फोन लगाया तो एआई वाली मैडम ने अनरीचेबल बताया। फिर हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी और यहाँ तक कि हॉस्पिटल, हर जगह कोशिश की, लेकिन सौरभ कहीं नहीं मिला। आखिरकार सवाल था दोस्ती का, विश्वास का, विश्वासघात का और षड्यंत्र का। थक हार कर वो अपनी क्लास की तरफ चल पड़ा। अब तक डॉक्टर पुनीत की क्लास खत्म हो चुकी थी और स्टूडेंट्स झुंड में बातें कर रहे थे और इसी स्टूडेंट्स के ग्रुप में रोशनी और सौरभ भी थे। ये देखकर रोहन के कदम तेज हो गए। मन में राहत के साथ साथ गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ने लगी, लेकिन उसने चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया। बस रोशनी के पास आकर खड़ा हो गया और जैसे ही सौरभ ने रोहन को देखा तो बड़ी सी स्माइल दी और कहा, अरे रोहन, जरा अपना फोन तो दे, एक मैजिक दिखाता हूँ। इधर रोहन का सिर वैसे ही घूम रहा था। उसने बिना कुछ पूछे फोन दे दिया। सौरभ ने फोन देखा और पलट गया। 30 सेकंड बाद उसने सबको रोहन का फोन दिखाया। होम स्क्रीन पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल, ट्विटर और कोको एफएम ऐप्स के आइकन्स थे। जैसे आमतौर पर होते हैं तो सब पूछने लगे कि मैजिक क्या है। सौरभ ने कहा कि मेरे पास एक पावर है और मैं सब आइकन्स को स्क्रीन से गायब करके अपने हाथ में गिरा दूंगा। एक रैंडम वॉइस आती है, वाह क्या बात है, हो ही नहीं सकता, तू पागल है। और रोहन को तो बस इंतजार था कि कब ये सब खत्म होगा और वो सौरभ से अपनी बात करेगा। बहरहाल सौरभ ने सबको ध्यान देने को कहा। ये देखो, फोन पर इन सारे ऐप्स को देखो, सब दिख रहा है ना? सबने हाँ में जवाब दिया और फिर सौरभ ने आखिरी चाल चली। तो ये मैंने फोन को हिलाया और ये स्क्रीन देखो दोबारा, सारे आइकन्स गायब। एक रैंडम वॉइस आती है, अरे वाह क्या बात है, रोशनी ने कहा, अपना हाथ दिखाओ। सौरभ ने अपनी हथेली खोली और सारे ऐप के आइकन्स उसके हाथ में गिरे पड़े थे। हूबहू वही डिजाइन और साइज। सबकी सांसें अटक गईं। सौरभ ने तो बहुत वाहवाही लूटी, फिर झट से घूम गया, फोन को वापस हिलाया और दिखाया। ऐप्स के आइकन्स वापस आ गए थे और हथेली खाली। वाकई कमाल का मैजिक था। रोहन ने अपना फोन वापस लिया और सौरभ का हाथ पकड़कर क्लास के बाहर ले गया। उसने एकदम कॉरिडोर के कोने में ले जाकर अपने सवाल दागने शुरू कर दिए। रोहन ने पूछा, भाई तो सुबह से है कहाँ? तब से ढूंढ रहा हूँ। यार रोहन, लड़की का चक्कर है, समझा कर। आज पहली बार बंक मारा है। एक्चुअली मिलने गया था, वो अपना लॉन्ग डिस्टेंस चालू है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। दरअसल मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, 2 दिन से बना रहा था लेकिन अब गायब है। कहीं तूने तो नहीं लिए? मैं तो खुद ही अपने बनाता हूँ, आज तक नहीं लिए किसी के। तो अब क्यों? मेरे पास नहीं है भाई। रोहन को लगा कि अब वो सवाल पूछना पड़ेगा जिससे दोस्ती बिगड़ भी सकती थी, लेकिन रोहन ने मैम्स में आकर इतने रिस्क लिए थे और ये एक छोटा सा ऐड ऑन था। कमाल है, किसने ढाप लिए पता ही नहीं चला। लगता है सीसीटीवी देखना पड़ेगा और साला उसके लिए तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना? यार वो तू देख ले, कहीं बात का पतंगड़ ना बन जाए। चल मैं सोचता हूँ। खैर ये बता, आजकल पंकज के साथ बड़ी दोस्ती हो रही है तेरी? कल रात को हॉस्टल के नीचे देखा था, बड़ी बातें शातें हो रही थी। सौरभ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे वो स्मार्ट बन रहा था ना। कहता है कि रोहन तेरा दोस्त है और तू उसको समझा कि इस हफ्ते समीर के खिलाफ गवाही के लिए एब्सेंट हो जाए, और ये भी कि अब कोर्ट केस पर नहीं, रोहन को पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ। फिर तूने क्या बोला? मैंने कुछ देर उसकी बात सुनी और फिर कह दिया कि रोहन बस खुद की ही सुनता है, वो मेरी बात भी नहीं मानेगा, और बस फिर मैं कट लिया वहां से। रोहन ने सौरभ का जवाब सुना और 10 सेकंड्स तक उसे देखता रहा, मानो सौरभ की रूह में झांक रहा हो और ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि इन बातों में सच्चाई कितनी है। रोहन को सौरभ पर शक करने वाली कोई बात नहीं लगी, तो हाथ मिलाकर उसने सारे गिले शिकवे को खत्म कर दिया। फिर दोनों वापस क्लास में आ गए। हाँ, ये सच बात थी कि 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को समीर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। निचली अदालत ने तो समीर को कसूरवार ठहरा ही दिया था, लेकिन कोर्ट ने समीर को बेल दे दी थी और हाई कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति भी दे दी थी। और इस सुनवाई में गवाहों को भी पेश होना था,
और पुलिस के वकील की तरफ से सबूत भी पेश होने थे। रोहन को तो इंतजार नहीं हो रहा था कि कब शुक्रवार आए और वो समीर की सारी चालबाजी का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद कर सके। रोहन को शुक्रवार तक 2 दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। वो डॉक्टर मोंगा और डॉक्टर पुनीत को इम्प्रेस करने की कोशिश में नोट्स बनाकर सब याद करता और रिवीजन के वक्त नोट्स गायब हो जाते, कभी उसके कमरे से तो कभी उसके बैग से। इस चक्कर में वो रोज डांट खाता। उसने सीसीटीवी देखने के लिए डॉक्टर अहमद से दरख्वास्त भी की थी, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया था। इस वजह से रोहन को मानसिक तौर पर बेचैनी होने लगी थी। यहाँ तक कि उसने केमिस्ट के पास जाकर एंटी एंजाइटी की गोलियां भी खरीद ली। रोहन को तो ये तक लगने लगा था कि कोर्ट की सुनवाई से पहले सब मिलकर उसका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने मन में सबको लपेटे में ले लिया, पंकज, सौरभ, डॉक्टर मोंगा, पुनीत और यहाँ तक कि केमिस्ट भी, जिसने उसकी दवाई के बाकी पैसे भी नहीं लिए थे। गुरुवार आते आते रोहन के दिमाग में मनगढ़ंत षड्यंत्र उमड़ने लगे। अगर कोई रोहन को पहले महीने और इस वक्त के बीच में कंपेयर करता तो यकीन ही नहीं होता। कहाँ तब का आत्मविश्वास और कहाँ आज के रोहन का डरा हुआ स्वभाव। पर शुक्रवार आते आते रोहन में नई एनर्जी आ गई थी। दोपहर 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचना था। मैम्स के मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से अगर कोई पूछता कि आज रोहन के हालचाल क्या थे तो 100% जवाब मिलता, भाई रोहन आज एकदम कड़क मूड में है, मानो किसी मिशन पर जा रहा हो। यही खास बात थी कोर्ट केस की। ये उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इसके आगे तो MBBS की पढ़ाई भी फीकी पड़ रही थी। ठीक 2:45 पर कोर्ट नंबर 12 में रोहन पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर नौटियाल ने रोहन को सरकारी वकील से मिलवाया और उसे सब कुछ ठीक से समझने को कहा। सरकारी वकील ने साफ कह दिया, जो निचली अदालत में गवाही दी है बस वही दोहरानी है। जज साहब को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विटनेस ने अपना स्टेटमेंट बदला है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे केसेस में विटनेसेस को डराया जाता है या पैसे दिए जाते हैं, और जब उसकी स्टेटमेंट बदल जाती है तो हाई कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बाकी सबूतों को भी मद्देनजर रखकर बेल को रद्द नहीं करते, और ये बचाव पक्ष के लिए जीत मानी जाती है। तुम ऐसा मत करना, ठीक है? रोहन को अब भली भांति समझ आ रहा था कि आजकल कॉलेज में उसके साथ जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी समीर की एंट्री हुई। दोनों ने एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखा। सबने अपनी जगह ली और अब बस जज साहब का इंतजार था। आज एक महत्वपूर्ण दिन था। हाई कोर्ट में केस चलने से समीर की बेल, रोहन के दृढ़ निश्चय और पुलिस की तहकीकात, सब पर सवाल उठने वाले थे। मिनट के इंतजार के बाद कोर्ट नंबर 12 के रजिस्ट्रार ने घोषणा की कि आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और नई तारीख वकीलों को बता दी जाएगी। सबको बड़ी हैरानी हुई। केस लिस्ट होने के बाद जज का केस टेकअप ना करना गंभीर बात थी। रोहन को अब जाकर समीर की पहुंच का अंदाजा होने लगा था। सोचने को तो बात ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ये सब होता रहता है, पर अगर गौर करें तो कहानी में ट्विस्ट भी हो सकता था। खैर, इतने इंतजार और अपेक्षा के बाद सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। कोर्ट से सीधे रोहन अपने हॉस्टल गया और इस बार नोट्स चोरी करने वाले को पकड़ने का प्लान बनाया। उसने अपने दूसरे फोन को फुली चार्ज किया और फालतू चीजें डिलीट करके स्टोरेज भी बना दी। इसके बाद दरवाजे से अंदर आने से अपने बेड तक का फ्रेम बनाकर उसने मोबाइल एक जगह ढक कर छुपा दिया। इससे पहले उसने 1-2 बार रिकॉर्डिंग करके टेस्ट भी कर लिया था। डिनर के लिए रोहन के पास 1 घंटा था, जिसमें वो डेंगू फैलाने वाली एडीज मादा मच्छर पर रिसर्च करके 8 बजे कैफेटेरिया जा सकता था। ये रिसर्च उसके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि डॉक्टर पुनीत को इम्प्रेस करने का ये एक अच्छा टॉपिक था जिस पर दोनों की चर्चा हो चुकी थी। दुनिया भर की चीजें पढ़कर इस टॉपिक पर रिसर्च करते करते 1 घंटा यूं ही बीत गया। शाम के 8 बज चुके थे और कायदे से वीकेंड शुरू हो गया था। अब स्टूडेंट्स एक दूसरे के हॉस्टल भी जा सकते थे। नोट्स को टेबल पर रखकर रोहन ने मोबाइल के कैमरे को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दिया। वो बाहर जाने ही वाला था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर साक्षी थी और अचानक उसके आ जाने से रोहन असमंजस में पड़ गया। साक्षी ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और रोहन से कहने लगी, रोहन मेरे साथ भी वही होने वाला है जो लोन लेकर बाकी लड़कियों के साथ होता है। किसी ने मेरी न्यूज़ बनाकर मुझे पिक्चर सेंड किए और कहा है कि फोटो वायरल कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि रोहन को बोलो कि हाई कोर्ट में समीर के खिलाफ गवाही ना आती।
ये कहकर साक्षी बिलखती हुई रोहन से चिपट गई। रोहन ने पहले कोई पहल नहीं की और फिर साक्षी को सांत्वना देने के लिए ठीक से झप्पी दे दी। साक्षी ने कहा, नहीं दोगे ना गवाही रोहन? हाँ, मुझे सोचने दो। ये सुनकर साक्षी खुश हो गई और रोहन के गालों पर किस कर दिया। रोहन को अच्छा लग रहा था कि कोई तो उसकी वजह से खुश है। उसे इतने दिनों से सिर्फ नकारा गया था। उसे कोर्ट केस की फिक्र भी थी और अपने खिलाफ षड्यंत्र की फीलिंग भी आ रही थी। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे किसी के प्यार की जरूरत थी और आज अचानक जब उसे प्यार मिलने लगा था तो वो अपने आप को रोक ना सका। 2018 में दिल्ली में नीट की कोचिंग के दिन थे। साक्षी के साथ उसके पुराने ताल्लुक थे, इसलिए साक्षी भी जानती थी कि ऐसे में उसे क्या अच्छा लगता है। पहले साक्षी ने रोहन के शर्ट के ऊपर के बटन्स को खोला, फिर उसकी छाती पर अपने हाथ फेरने लगी और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करती हुई वो रोहन के शरीर के इतना करीब आ गई कि ये करते हुए रोहन भी मूड में आ गया। उसने भी साक्षी की टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की सांसों की गति बढ़ती गई। साक्षी ने रोहन को 1 सेकंड के लिए रुकने को कहा और फिर अपनी टी शर्ट उतारकर मस्ती में रोहन के मुंह पर मार दी। बस फिर क्या था, रोहन ने साक्षी को अपने बेड पर धक्का दे दिया और उसे अपने प्यार के आगोश में समा लिया। दोनों ने बहुत एंजॉय किया। सेक्स से रिलीज हुए हैप्पी हार्मोन्स ने दोनों के स्ट्रेस को फिलहाल कम कर दिया था। रोहन के कमरे के छोटे से बेड पर लेटे हुए दोनों में अब बातों का दौर चला। तुम्हें याद है साक्षी, इसी कमरे में आकर तुमने मुझे अप्रिशिएट किया था जब मैंने समीर के खिलाफ विटनेस स्टेटमेंट पर साइन करने का फैसला किया था। हाँ रोहन, मुझे याद है, पर अब देखो ना, मैं ही फंस सकती हूँ। मुझे मेरी न्यूड फोटोग्राफ से फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पापा तक बात पहुंच गई ना तो वो मुझे घर वापस बुलाकर मेरी शादी करवा देंगे। पर अगर तुम अपने पापा को समझा सको तो हम इस समीर का सामना कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं कितनी और लड़कियां इसका शिकार बन जाएंगी। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दो। टाइम आने पर मैं बात कर लूंगी, पर इतना आसान होगा नहीं। एक्चुअली मैं पैनिक मोड में आ गई थी, लेकिन तुम भी जरा सोचना और आगे थोड़ा संभल कर चलना। ये समीर फोन हैकिंग और लोगों को पैसे देकर अपना काम करवाने में माहिर है। रोहन गौर से सब सुन और समझ रहा था। उसे इन सब बातों का एहसास हो चुका था। दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश थे। कुछ देर यूं ही दोनों सीलिंग पर धीमे से चलते हुए फैन को देखते रहे, फिर तैयार होकर डिनर करने का फैसला किया। पहले साक्षी निकली और 2 मिनट बाद रोहन भी कमरा बंद करके निकल गया। अगले दिन रोहन का मनोबल टॉप पर था। वो पूरी तैयारी के साथ रेडी था। डॉक्टर मोंगा से उसने अच्छे सवाल पूछे, जिनके जवाब उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से दिए, क्योंकि उनके पूछे सवाल का जवाब भी आज रोहन को आता था। जब डॉक्टर पुनीत की क्लास हुई तो रोहन को और भी सफलता हाथ लगी। दरअसल जेनेटिक्स और डिजीज मॉडिफाइंग जीन्स का टॉपिक था और रोहन ने कल ही एरीज मच्छर पर काफी रिसर्च की थी। डॉक्टर पुनीत सवाल पूछते तो रोहन तुरंत जवाब दे देता था। डॉक्टर पुनीत कुछ नई बात बताते तो रोहन फॉलो अप सवाल पूछता था। टीचर को कायदे से खुश होना चाहिए था, पर उन्हें भी इस बात की चिढ़ थी कि रोहन क्लास में इतना चुस्त कैसे हो गया। लंच तक तो रोहन का दिन टकाटक जा रहा था। 3 बजे सर्जरी का प्रैक्टिकल था। एक जिंदा जानवर पर एक माइनर प्रोसीजर करना था। स्टूडेंट्स ने काम आज तक जिंदा बकरी पर नहीं किया था, लेकिन आज डॉक्टर सुरेंद्र खास तौर पर आए थे। पहले उन्होंने ऊपरी तौर पर डेमो दिया, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने एक वॉलंटियर को आगे आने को कहा, लेकिन किसी ने भी तुरंत हाँ नहीं की। वैसे उन्हें रोहन के बारे में पता था कि उसके दिन खराब चल रहे हैं। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले रोहन को बुलाया, उसका प्रोत्साहन किया और सर्जरी का सामान पकड़ा दिया। रोहन की धड़कनें रेसिंग कार जितनी तेज हो गई थी। एक तो सबके सामने एक जिंदा बकरी के दिल के पास कट लगाना और फिर घाव बड़ा करके अगले स्टूडेंट के लिए जगह बनाना। रोहन ने पहले बकरी के दिल की सही जगह समझी, स्कैल्पेल और नाइफ के सहारे अपनी समझ से कट लगा दिया। तुरंत निकली खून की तेज धार ने उसके ग्लव्स को रंग दिया। डॉक्टर सुरेंद्र ने झट से रोहन को पीछे किया और खुद स्थिति को संभाला। पूरी क्लास शांत थी कि अब क्या होगा, डॉक्टर सुरेंद्र क्या बोलेंगे। असल में रोहन ने सीधे बकरी के दिल पर ही वार कर दिया था। ये कट दिल के साइड में लगाना था,
जिसके बाद अगला स्टूडेंट उस घाव को स्टिच कर सके। लेकिन रोहन ये प्रोसीजर ठीक से नहीं कर पाया। डॉक्टर सुरेंद्र ने सब स्टूडेंट से क्लास में वापस जाने को कहा और रोहन को रोक लिया। किसी तरह बकरी की जान बचाने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र उसे अपने ऑफिस में ले गए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल रोहन? मुझे पता चला है कि तुम्हारा फोकस एकदम हिल गया है और आज जो तुमने बेपरवाही से काम किया, सब शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। आपने इतना विश्वास दिखाया और पहला चांस दिया तो अंदाजा नहीं रहा और गलत जगह नाइफ लगा दी। सो मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र ने फिर एक ही बात बोली, रोहन, एक डॉक्टर बनने में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल और लैब में काम करना बहुत जरूरी होता है बेटा। जिंदगी में भी ऐसा ही है। ये नोट्स बनाकर एग्जाम देना ही काफी नहीं होता। अपने आप को समझो, करना क्या चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो। और अब रोहन के दिलो दिमाग में बस डॉक्टर सुरेंद्र की ही बातें गूंज रही थी। अपने आप को समझो, करना क्या चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो। मैम्स, दिल्ली के 2019-20 बैच के पहले साल के रिजल्ट्स की आज घोषणा होनी थी। साल भर देश के कोने कोने से आए स्टूडेंट्स ने इस कठिन कोर्स में अच्छे नंबर लाने की तैयारी की थी और आगाज अच्छा हो, ये सबकी तमन्ना थी। लेकिन ये सफर फूलों से भरा तो था नहीं। कई स्टूडेंट्स की जिंदगी में तो आस्तीन के सांप भी आए, जैसे कि रोहन। उसने तो कॉलेज में कदम रखते ही दुश्मन बना लिए थे। वो फैकल्टी का डार्लिंग बन गया था और रोशनी और साक्षी के कथित लव ट्रायंगल का हीरो। लेकिन महीने दर महीने रोहन के सितारों की चमक फीकी पड़ती गई। जैसे जैसे समीर के खिलाफ केस चला, वैसे वैसे रोहन की पढ़ाई में बाधाएं आती गई। डॉक्टर पुनीत, जो शुरू में उसके प्रशंसक थे, उन्होंने रोहन की क्लास लगानी शुरू कर दी। डॉक्टर मोंगा, जो सीनियर फैकल्टी में डॉक्टर सुरेंद्र की जगह आए थे, उन्होंने तो रोहन की जिल्लत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फाइनल एग्जाम का पेपर कैसा गया वो तो आज का रिजल्ट बताएगा, लेकिन वाइवा, जिसमें सब्जेक्ट का ज्ञान और सवाल के जवाब को अच्छे से समझाने की क्षमता का समीक्षण होता है, उसमें रोहन की बैंड बज गई थी। क्योंकि डॉक्टर सुरेंद्र के आखिरी सर्जरी प्रैक्टिकल में रोहन ने बड़ी गलती कर दी थी। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र के विश्वास को खोना रोहन के लिए भारी पड़ा था। उसका मनोबल इतना नीचे चला गया था कि उसे सुट्टे और साक्षी का सहारा लेना पड़ा। ऊपर से रोहन के बनाए हुए नोट्स के लगातार गायब होने की वजह से डॉक्टर मोंगा और डॉक्टर पुनीत के हाथ लगभग हर क्लास में उसका फालूदा बनता था। नोट्स चोर को पकड़ने के चक्कर में उसके दूसरे फोन के कैमरे को छिपा कर रखने का भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस रात उसने ये तरकीब लगाई थी, उस रात साक्षी के साथ उसका लव वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। पिछले कुछ महीनों से उसकी स्टूडेंट लाइफ का इंजन पटरी से बार बार उतर रहा था और आज पता चलने वाला था कि उसकी MBBS की पढ़ाई कितनी पानी में थी। क्या उसे उम्मीद की किरण नजर आएगी या फिर चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा? मैम्स में आज भी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स को नोटिस बोर्ड पर प्रिंट करके लगाया जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में तो सीधे ऑनलाइन रिजल्ट आ जाते हैं, पर यहाँ बरसों से चली आ रही प्रथा आज भी कायम थी। सुबह से ही कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स के दफ्तर पर स्टूडेंट्स का तांता लगा हुआ था। फिर ओमकार PM कुछ लंबे चौड़े A5 साइज के प्रिंट्स लेकर आए। नोटिस बोर्ड का ताला खोला और पिन्स की मदद से वो सभी रिजल्ट शीट्स को चिपका दिया गया। अब तो स्टूडेंट्स से रहा नहीं गया। अपने नाम के आगे मार्क्स को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। कभी इक्का कभी दुक्का तो तिगड़ी सबने अपने मार्क्स देखकर अलग अलग प्रक्रिया दिखाई। किसी ने घर पर कॉल किया तो किसी ने दोस्त को बताया, किसी ने अपने दोस्तों के साथ अपनी सफलता को एंजॉय किया तो किसी ने अपनी निराशा खुद ही पी ली। उधर रोहन की दोस्त रोशनी ने भी अपने नंबर देखे और मुस्कुरा दी। हमेशा की तरह एक रहस्यमयी खूबसूरत सूरत। रोशनी ने फिर रोहन के लिए जगह बनाई ताकि वो अपने नंबर देख सके। रोहन तो रिजल्ट शीट को ऐसे पढ़ रहा था मानो लेह से दिल्ली का रास्ता स्टडी कर रहा हो। 5 मिनट के बाद उसे अपने रिजल्ट का लेखा जोखा समझ में आया। उसके बाद ही उसने नोटिस बोर्ड का कोना छोड़ा। रोशनी ने आंखों आंखों में ही रोहन से सवाल पूछा और रोहन की आंखें झुक गईं। 5 सेकंड बाद रोहन बोल पड़ा, पूरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मेरा रैंक 48 आया है। 5 और प्रैक्टिकल्स में सबसे कम आए हैं। और पता है ना, फर्स्ट सौरभ आया है, वही सौरभ जिस पर मुझे शक था कि वो मेरे नोट्स चुरा रहा है। जो फैकल्टी मुझे पसंद करती थी, आज उन्हीं ने मुझे फेल के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। रोशनी,
मुझे लगता है कि अपनों ने ही मुझे नीचे गिरा दिया है। अरे इतना भी दिल पर मत लो। जो तुमने परफॉर्मेंस दी है अब उसी पर तो आंकलन हुआ है ना, तो ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? अपने ऊपर भरोसा रखो। अगले साल आई एम श्योर तुम मेहनत करके कम बैक करोगे। रोशनी ने बात तो पति की करी थी, पर रोहन अपने ख्यालों में आगे बढ़ गया था। वो अच्छा इंसान था और अब दूसरों की अच्छाई अगर वो डॉक्टर बनकर नहीं तो कम से कम अच्छा नागरिक बनकर तो कर ही सकता था। और ये मौका उसी दिन दोपहर 3 बजे आने वाला था, क्योंकि दोपहर 3 बजे आखिरकार समीर की बेल पर सुनवाई होनी तय थी। उसने सोच लिया था कि आज वो अपनी गवाही से एक कसूरवार को सजा दिलवाकर ही रहेगा। अब ना कॉलेज में कोई उसका कुछ बिगाड़ सकेगा और ना ही उसे साक्षी की चिंता थी, क्योंकि वो अपने पिताजी को बता चुकी थी कि कॉलेज में कई लड़कियों के साथ ये हुआ है कि उनकी न्यूड पिक्स उनकी शक्ल के साथ शेयर की गई हैं। अब तो लाइन भी क्लियर थी और रास्ता भी साफ था। ये सब सोचकर रोहन ने अपने मन में साहस भरा और दोपहर 2 बजे तैयार होकर दिल्ली हाईकोर्ट निकल गया। कुछ महीनों पहले केस स्थगित हुआ था और अब जाकर ये दोबारा लिस्ट हुआ था। इतने महीनों तक समीर बेल पर ही था। आज हाईकोर्ट के जज निचली अदालत के फैसले पर सुनवाई करना शुरू करने वाले थे। वैसे तो समीर को दोषी करार कर दिया गया था, पर हाई कोर्ट में अपील के बाद केस की एक नए सिरे से सुनवाई हो रही थी, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही था। अगर एविडेंस और विटनेसेस की गवाही पर हाई कोर्ट यकीन करता है और केस को वाटर टाइट मानता है तो समीर की बेल कैंसिल और उसे जेल हो जाने की पूरी संभावना थी। यही तो समीर और उसके वकील नहीं चाहते थे, पर आज बाजी पलट सकती थी। उस दिन की तरह आज भी पुलिस के वकील ने रोहन और बाकी के विटनेसेस को अपनी गवाही पर डटे रहने को कहा। उधर समीर के वकीलों में से एक ने रोहन पर नजर रखी हुई थी। जब उसने देखा कि रोहन पुलिस और उनके वकील से दूर खड़ा है तो उसने रोहन की तरफ इशारा किया। वो रोहन को थोड़ा और दूर ले गए। रोहन उसके पास चला तो गया, पर उसे नहीं मालूम था कि वो कौन है। उस व्यक्ति ने फिर रोहन को अपना फोन चेक करने को कहा। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो व्यक्ति उसे और साक्षी के बीच लव वीडियो दिखा रहा था। ये वही वीडियो था जो गलती से उसके फोन पर रिकॉर्ड हो गया था। थोड़ी देर बाद एक मैसेज भी फोन की स्क्रीन पर आया। ये वीडियो वायरल हो जाएगा अगर तुमने समीर के खिलाफ गवाही दी। चुप रहो, कितने और मौके देंगे हम तुम्हें, हो सके तो अभी निकल लो। उस व्यक्ति ने फिर अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई, जैसे मानो कह रहा हो, अब 9-2-11 हो जाए यहाँ से। रोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो कोर्ट में वापस गया ही नहीं। फोन स्विच ऑफ करके सीपी की तरफ निकल गया। बस जैसे तैसे उसका फेवरेट सिगरेट ब्रांड उसे मिल जाए तो सुट्टा मार के टेंशन से छुटकारा मिले। वो पैदल ही इंडिया गेट की तरफ निकला और हजारों ख्याल उसके मन में गोते खा रहे थे। ना MBBS ठीक से चल रही थी और ना ही लव लाइफ की कॉम्प्लिकेशन खत्म हो रही थी। और जो आखिरी रास्ता सोचा था कि एक अच्छा नागरिक बनकर समाज के कुछ काम आऊंगा, अब तो वो भी उसके बस के बाहर था। अब रोहन मानसिक तौर पर बिखर रहा था। आखिर किस किस ने उसे धोखा नहीं दिया था? क्या वो कॉलेज में किसी पर विश्वास कर सकता है? क्या वो MBBS करने के काबिल भी है? जो मन में 1 साल पहले असमंजस की स्थिति थी, आज फिर से जिंदगी ने उसे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक ही रास्ता बाकी था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कानपुर वापस चला जाए। समय की सुई मानो फिर से 2018 पर पहुंच गई थी। साल 2020 सचमुच भारी पड़ रहा था। जिंदगी फिर से पलटी मार रही थी। MBBS फर्स्ट ईयर में ये था रोहन का अद्भुत एक्सपीरियंस, जो दिल्ली के एक जाने माने मेडिकल कॉलेज का था। क्या रोहन हार मानकर डॉक्टर बनने का सपना भूलकर अपने घर कानपुर भाग जाएगा, या उसे कुछ वापस दिल्ली खींच लाएगा? कहानी बड़ी दिलचस्प है। जल्द लौटेंगे MBBS सेकेंड ईयर के साथ।